नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद संतोष और लेकर आ गया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो जिसका नाम है सिटी ट्रेंड। और आज इस शो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में पूरा इंदौर ही नहीं, समूचा मध्य प्रदेश और भारत भर में सब इन्हें जानते हैं। मेरे साथ है आज राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर पलोट जी। सर, सर्वप्रथम तो स्वागत है आपका। धन्यवाद संतोष भाई। और एक कवि भी हैं, डिबेटर भी हैं, और जब ये बोलते हैं तो श्रोतागण केवल और केवल दिल से सुनते हैं और इनकी बातें कहीं ना कहीं दिल में घर कर जाती है। तो आज ऐसी शख्सियत, ऐसी प्रतिभा हमारे बीच है और कहीं ना कहीं मैं आपके सामने जो आपके सम्मुख जो एंकरिंग का पार्ट करते नजर आ रहा हूं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्हीं के सुभाषिश में मैंने डिबेट की शुरुआत की थी और आज आपके बीच आपका बिंदास बंदा संतोष हूं। तो सर, स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सर, मुझे आज हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर्स की अगर शेड्स की बात की जाए, कलर्स की बात की जाए, तो कई सारे शेड्स और कई सारे कलर्स होते हैं यंगस्टर्स के। कोई सिंगर है, कोई गायक है, किसी में कोई आर्ट है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की आर्ट और कलाओं से जो यंगस्टर्स हैं वो प्रतिभावान हैं। लेकिन एक कला जो अभी की बात करें या फिर बात करें कि आधुनिक युग की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कविता वाली भावना है या फिर जो कवि हैं, एक एक युवा कहीं ना कहीं कवि नहीं बन पा रहा है। वो सिंगिंग में, डांसिंग में, या फिर कहीं ना कहीं यो यो ट्रेंड में, या फिर वेस्टर्न कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं रंगा गया। तो शुरुआत इसी प्रश्न से करना चाहूंगा सर। तो आप सर्वप्रथम तो आप बताएं हमारे श्रोतागणों को कि कैसे आपने अपना ये सफर की शुरुआत की। देखिए, जहाँ तक बात काव्य यात्रा की शुरुआत की है संतोष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो मुझे आपकी उस बात से थोड़ा सा परहेज है कि युवा इस चीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर भारत के संपूर्ण पटल पर नजरें इनायत करें तो अभी वर्तमान में काव्य क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव से अपनी यात्रा को निर्बाध गति से जारी रखने वाले जिन नौजवान साथियों की फहरिस्त का मैं अगर वाचन करूं तो सच मानिए मुझे इस बात का आज भी एहसास होता है कि नव प्रयोगों के साथ काव्य यात्रा में अपनी लगातार मेहनत, बहुत ही कोशिश करने और करते हुए दिखाई देते हैं तो वो युवा ही हैं। मैंने भी अपने करियर की शुरुआत और कविताओं के क्षेत्र में अपना प्रारंभ, संपूर्ण वाणी कौशल की शुरुआत वाद विवाद के क्षेत्र से की। वक्तृत्व कला में मैंने वाद विवाद से जो दखल दी, प्रारंभ किया, उससे मुझे हौसला मिला। मंचों की और मंचों पर अपने तर्कों के रखने की जो यात्रा हुई उससे मुझे बहुत ही संबल प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने जब अपने आप को टटोला तो मेरे अंतर मन में एक विचारवान मनुष्य जो बैठा हुआ था, वो जो बार बार काव्य से लोगों को अपने विचार पहुंचाने की बात मुझे अंदर से कहता आ रहा था, मैंने उसको बाहर निकाला और मैंने अपनी छोटी छोटी कविताओं से अपनी यात्रा की शुरुआत की। सच मानिए युवाओं को मैं आज भी ये संदेश देना चाहता हूँ आज अपने इस टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कि कविता के क्षेत्र में विचारों की प्रस्तुति का जो सबसे बड़ा संयोग और जो सबसे बड़ी बात है वो दुनिया में, विश्व में और किसी क्षेत्र में नहीं है। काव्य के जरिए हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने मन के विचारों को पहुंचा सकते हैं, तरन्नुम के साथ पहुंचा सकते हैं, लयबद्धता के साथ पहुंचा सकते हैं, छोटी छोटी सिमलियों के जरिए पहुंचा सकते हैं। और वो कविता जो लोगों के मनमानस में उतर जाती है, वो कविता जो लोगों को विचार प्रेरित करती है, वो कविता जो लोगों को झकझोर देती है, वो कविता मैंने देखा है कि कविता सुनते सुनते लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग गुदगुदी करके किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, मगर कविताओं के शब्द सीधे हृदय पर गुदगुदी करते हैं। स्वस्फूर्त हंसी लोगों के मन मानस में आ जाती है। लोगों में रोने की जो बात, लोग चिमटी खोड़ कर रुलाते हैं, लेकिन कविताओं की चिमटी जब हृदय पर खोड़ी जाती है तो स्वतः आदमी रोने लगता है। इतनी भाव प्रधान कविता होती है। इसलिए कविता से यात्रा की शुरुआत तो की जा सकती, कविता के क्षेत्र में प्रगति भी की जा सकती है। वो कविता चूंकि लोगों के हृदय पर सीधे दस्तक देती है, वो विचारशीलता लोगों तक पहुंचाती है, इसलिए कविता के क्षेत्र में काफ़ी स्कोप है और उसको युवाओं ने स्वीकार करना चाहिए।
करना चाहिए बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर ने भी अपनी शुरुआत जो की थी, अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत डिबेट से की, देन वो कवि बने। तो सर एक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जहन में मेरे, कि कवि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या एक आम इंसान भी कवि हो सकता है, या फिर एक डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए कवि बनने के लिए, या फिर बहुत सारे विचारों, मतलब आपके दिल में वो भाव उमड़ उमड़ के बाहर आना चाहिए तो आप कवि बनेंगे? देखिए, एक तो संतोष भाई मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कवि बनने के लिए कोई विशेष योग्यता या किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। कवि एक अनपढ़ व्यक्ति भी होता है। जी। हमने देश भर में ऐसे मालवी के अनेक कवि देखे हैं जिनकी डिग्रियां, जिनके पास पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ विशेष बात नहीं है, मगर फिर भी उनके पास विचार है। तो कवि के पास सबसे पहले विचार होना चाहिए। विचार। और विचार जो है वो समग्र रूप से राष्ट्र का चिंतन करते हुए, समाज की व्यवस्थाओं का चिंतन करते हुए, देश के तमाम परिदृश्यों का चिंतन करते हुए, हमारे अतीत के वैभवशाली संस्कारों का चिंतन करते हुए, वर्तमान की परिस्थिति और भविष्य में अपने को किस तरह की परिस्थिति को अपनी विचारों से प्रकट करना है। प्रकट करना है, इन तमाम चीजों का आत्मावलोकन करने वाला व्यक्ति, सिंहावलोकन करने वाला व्यक्ति, जो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखता हो, जिसके अंदर विचार और विचार को प्रवर्तित करने की और विचारों से एक विश्लेषण प्रदान करने की दक्षता हो, और जो विचारों को बहुत ही सुगठित तरीके से शब्दों की माला में पिरोकर समाज तक पहुंचाने का मादा रखता है, वो कवि बन सकता है। इसलिए काव्य यात्रा की शुरुआत तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का स्मरण रखते हुए, बहुत बारीकी से हर चीजों के प्रति अपनी पैनी निगाह रखते हुए, क्योंकि कवि को बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़ी पैनी निगाह रखना पड़ती है। वो चाहे हास्य का कवि हो, चाहे वो व्यंग का कवि हो, चाहे वो ओज का कवि हो, चाहे वो पैरोडीकार हो, वो जब छोटी छोटी बातों से अपनी विचारशीलता को और अपनी पैनी निगाह को जब गिद्ध दृष्टि की तरह लगाकर रखता है किसी विषय वस्तु पर, तब वो एक अच्छे कवि के रूप में आप उसको अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त। बिल्कुल सही बात की सर ने, कि हाँ, विषय पर ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, और हर क्षेत्र पर पैनी नजर होना चाहिए तो आप कवि बन सकते हैं। तो सर अगर कोई व्यक्ति है, मासूम सा है या फिर सीधा साधा है, मतलब कवि बनने के लिए हर चीज पर पैनी नजर आपने कहा कि होना चाहिए, लेकिन अगर वो सीधा साधा व्यक्ति है तो वो क्या, वो भी कवि बन सकता है? देखिए, कवि बनने के लिए तेज तर्राट होना कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है, मगर हाँ, कवि बनने के लिए, खास तौर पर मंची कवि बनने के लिए, प्रस्तुतिकरण बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होना चाहिए। प्रेजेंटेशन क्योंकि स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रस्तुति ही हजारों हजार श्रोताओं के बीच आपको तालियां दिलवा सकती हैं। आपकी बात को आप किस अंदाज में, किस लयबद्धता में, किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका बड़ा असर समाज पर होता है। एक कवि अपने दो चार शब्दों से ही अनेकानेक तालियां बटोर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको उस ढंग से प्रस्तुत करता है, जब उसकी जिह्वा से शब्द निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे होले होले से शब्द उसकी हथेली पर गंगा की बूंद की तरह पवित्र उतर कर और लोगों के मन मस्तिष्क में समाहित हो रहे हैं। इसलिए वो हृदय तक पहुंचने की यात्रा है कविता के शब्दों की, और वो यात्रा श्रोता के हृदय पर दस्तक तब देती है जब उसकी प्रस्तुति वक्ता की जिह्वा से, कवि की जिह्वा से उस अंदाज में होती है। तब उसकी प्रस्तुति के भाव को लेकर श्रोता स्व मंत्रमुग्ध हो जाता है, स्वस्फूर्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसलिए कविता की प्रस्तुति उसका सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है। प्रेजेंटेशन आपकी अगर स्ट्रांग होगी तो बिल्कुल आप मंच पर तालियां ही नहीं, अपने लिए आत्मीयता और खुशी भी बटोर कर ले जाएंगे। सर प्रस्तुतिकरण के अलावा अगर बात करें तो क्या चीज होती है जो एक कवि में होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए? देखिए, कवि में प्रस्तुति के साथ साथ मैंने जैसा बताया कि चूंकि वो पैनी निगाह रखेगा, बारीक विषयों पर, हर विषय पर अध्ययन करेगा, और जब उस विषय से बातें निकालेगा तो उस बातों को काव्य के रूप में गूंथने के लिए, अब कविताओं के बहुत सारे अलग अलग तेवर होते हैं। जी। कोई कविता गायन पक्ष की होती है, कोई कविता जो है वो व्यंग की होती है, जिसमें गायन का कोई महत्व नहीं,
जिसमें सिमली का भी कोई महत्व नहीं, जिसमें कहीं तुकबंदी भी नहीं हो, लेकिन उसमें व्यंग की वो गहरी बात हो, तो वो कविता भी कविता होती है। और कुछ ऐसी कविताएं होती जो तुकबंदी के साथ की जाती है, जो तुकांत होती है, कुछ अतुकांत होती है, मगर उन कविताओं के साथ न्याय तभी किया जा सकता है जब उन कविताओं के मात्रिक ज्ञान को भी ध्यान में रखा जाए, उन कविताओं की के शिल्प को शनै शनै। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लेखन में ही कोई कविता बहुत अच्छी बन जाती है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार तैयार की गई कविता को दो तीन बार यदि उकेरा जाए और उसके शिल्प पर गौर फरमाया जाए तो वो कविता और ज़्यादा श्रेयस्कर होती है। इसलिए कविता के साथ साथ कविता के शिल्प पर भी ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन सा विचार कब कैसे पहुंचाया जाए, कुछ हटकर पहुंचाना, ये कवि की खासियत होना चाहिए। तभी कवि को समाज में सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है, यानी कि हर क्षेत्र में हो, प्लस अच्छी हो, और अच्छी हो ना हो उसमें एक संदेश हो जो लोगों तक जाए। सर, कितनी विधाओं में एक कवि कविताएं लिख सकता है? जैसे कि बात करें, कोई रौद्र रूप में अपनी कविता का गायन करता है, तो कोई एकदम शांत भाव में अपनी बात कह जाता है। देखिए, वैसे तो कविताओं के कहने हमारे यहाँ नौ रस की व्यवस्था हिंदी साहित्य में है, मगर जो पूरे देश में अभी प्रभावशीलता जिन जिन विधा में हो रही है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाली विधा है ओज की। वीर रस का कवि देश में बहुत अच्छी तरह से लोगों को प्रभावित करता है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है। और वीर रस में कविता कहने के भी दो तेवर होते हैं। कुछ लोग गा गा कर वीर रस में कविता कहते हैं, कुछ लोग बगैर गाए भी अपने आप के अंदाज को प्रस्तुति के ढंग में समेट कर और कविताएं कहते हैं। तो एक तो ओज की कविताएं देश में खूब पसंद की जाती है। दूसरा, हास्य को जो सम्मान मिल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है कि कविताओं में सर्वाधिक देश में जो पसंद की जाने वाली विधा है वो हास्य रस की कविताएं हैं। क्यों ना अभी एक हास्य रस की एक कविता हो जाए जो हमारे श्रोतागणों को मतलब अपनी तालियां बजाने पर मजबूर कर दे। देखिए, वैसे तो मैंने भी खूब प्रयोग किए हैं। अभी एक ताज़ा प्रयोग मैंने एक हास्य रस की कविता में किया है। और वो हमारे यहाँ क्या होता है कि चूंकि कवियों में बहुत सारी चीज़ें होती है, कवि जो होता है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातों को देखकर सोचता है कि वो किस तरह से कोई संदेश दे पाए। हम देश भर के कवि युवाओं को वैलेंटाइन डे को लेकर बहुत संदेश देते हैं। हिंदुस्तान में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कवियों ने बहुत अलग अलग तरीके से संदेश दिए हैं। मैंने भी वैलेंटाइन डे को लेकर एक कविता बनाई, और वो कविता भी संदेश इस बात का है कि युवाओं को बहुत ज़्यादा इस पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे भारतीय परंपराओं और संस्कारों पर तुषारापात करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही लोक प्रसिद्ध होती चली जा रही है, युवाओं में उसका एक अलग ही जोश दिखता है, मगर वो संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति नहीं है। हम किसी दिन की सांकल में, किसी दिवस की सांकल में प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को बांध नहीं सकते। इसलिए हमारे विचार कुछ अलग है। मैंने उस पर भी एक हास्य की कविता बनाई कि वैलेंटाइन डे पर मेरे मोहल्ले का मांगी लाल, उसके पिचके पिचके गाल और झुमरू जैसे बाल, घर से निकला वो गुल्लक से 20 का नोट निकाल, और सड़क पर आते ही उसकी तेज हो गई थी चाल। उमंग से लबरेज पूछा उसने गुलाब के फूल का भाव, 300 रुपए का एक सुनकर उसके दिल को लगा गहरा घाव। इतनी महंगाई जानकर उसको आ रहा था ताव, ताश के महल की तरह भर भरा कर गिर गया उसके मन का चाव। अरे प्लास्टिक के फूल की दुकान से उसने 20 रुपए का फूल खरीदा, हाय हाय कहती आ रही थी उधर से तालीबाज फरीदा। वो फूल मांगीलाल ने जैसे ही उसको टिकाया तो फरीदा नामक छक्का जोर जोर से चिल्लाया, इसको क्यों लाया रे, ये तो नकली है। तो बोला, अबे रख ले तू कौन सा असली है। तो कभी कभी हास्य में तरह तरह के प्रयोग और तरह तरह के तेवर होते हैं। उस तेवरों में हम कविताएं कहते हैं, और वो पब्लिक को, जन समुदाय को कहीं पसंदगी का आधार बनती है। लेकिन सर, मैंने एक कविता आपकी सुनी है जो आपने करुणा भाव में, मतलब जब मैंने सुनी थी तो माँ पर आपने जो कविता बोली थी सर, मुझे मतलब मेरे दिल में वो कविता घर करके, क्यों क्यों ना वो एक 4 या 5 लाइन या फिर समूची कविता हो जाए सर।
देखिए वो मेरी हालांकि बहुत बड़ी कविता है, इसलिए उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश में ज़रूर यहाँ। अच्छा, वो मेरी कविता नहीं, वो मेरी श्रद्धा है, वो मेरी भावना है, वो मेरा समर्पण है, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे संस्कार हैं, और वो संस्कार मैं जीने का प्रयास करता हूँ। हर कवि अपने अपने संस्कारों को जीता है। हर व्यक्ति के पास जो विचार होते हैं, वो विचार कहीं ना कहीं उसके अंतर मन की अंतिम भावनाओं तक को झकझोरने वाले विचार होते हैं। वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव होता है। माँ मेरे श्रद्धा का विषय है, मेरी आस्था का विषय है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ दुनिया में भले नहीं है, मगर आज भी मैं माँ के प्रति पूर्णतया समर्पण भाव इस बात से अभिव्यक्त करता हूँ कि मैं प्रतिदिन घर से, जब तक मेरी माँ और मेरे पिताजी के चरण स्पर्श नहीं कर लेता, उनके चित्र को हाथ नहीं जोड़ लेता, तब तक मैं घर से बाहर कदम नहीं रखता। तो मैंने उस माँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ एक कविता लिखी। हालांकि वो कविता तब लिखी गई थी जब गुजरात में भूकंप आया था। सब लोग जानते हैं 26 जनवरी 2000 के दरमियान की बात है। गुजरात में भूकंप आया था। एक माँ अपने नन्हे बच्चे को दूध पिला रही थी। सहसा ही धरती कांपी, दीवारें फड़फड़ाई। उस माँ को किसी अनहोनी घटना का पूर्वाभास हो गया। माँ ने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। उस मकान की छत माँ की पीठ पर गिर गई। माँ निष्प्राण हो गई, अस्पताल ले जाई गई। डॉक्टरों ने कोशिश की, माँ को होश आया। माँ ने पहला शब्द पूछा, मेरा बेटा कहाँ है। ये मैं किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये वो सच घटना बता रहा हूँ जो हमने टेलीविज़न पर देखी है, हमने अखबारों में पढ़ी है। माँ ने पहला शब्द पूछा, मेरा बेटा कहाँ है। डॉक्टरों ने कहा वो लेटा बिल्कुल स्वस्थ है। सच मानिए, उस माँ ने केवल एक झलक उस बच्चे को देखा, और वहीं उस माँ का राम नाम सत्य हो गया। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए जीती है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए मरती है। उस विषय को लेकर मैंने छोटे छोटे बंद में कविता लिखी है। मैं समझता हूँ कि दर्शकों, जो जो इस कविता को सुन रहा है, इसमें एक न एक बंद ऐसा जरूर होगा जो किसी न किसी श्रोता के जीवन में असलियत में व्यतीत हुआ होगा। छोटे छोटे बंद में एक कविता आपके सामने रखता हूँ, माँ विषय की कविता। कि शब्द बोने अल्प अक्षर और पंक्ति भाव प्रधान, ममता में है जीवन तेरा, माँ तो कितनी महान। मैंने देखा था सपना जब चौंध गई थी आंखें, और दुष्ट दुश्मन चुबो रहा था गर्म सुर्ख सलाखें। नींद खुली जब चीख रहा था मैं तुझसे ही लिपट कर, डर मत मेरे लाल तू बोली थी जो तनिक सिमट कर। तेरे प्रेम की इस झप्पी से जान में आई जान, अरे ममता में है जीवन तेरा, माँ तो कितनी महान। याद है मुझको खेला करता था जब बचपन में, साले रहती थी चिंता तब तेरे तन और मन में। अरे गुल्ली डंडा क्रिकेट बल्ला लेकर जब भी जाता, राह तकती पल पल मेरी भोली भाली माता। बेटे तुझको लग ना जाए, इसका रखना ध्यान, ममता में है जीवन तेरा, माँ तो कितनी महान। घर में घुटने टेक टेक कर मैं जब भी चलता था, नन्हा सा था फूल में तेरी गोदी में पलता था। बिलख बिलख कर भूख के मारे मैं जब भी रोया था, तेरा आंचल पाकर ही माँ चैन की नींद सोया था। देख देख सब जान गए, तू माता मेरी और मैं तेरी संतान, ममता में है जीवन तेरा, माँ तो कितनी महान। और बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ। कैसे? कि अमावस की रात में जब चांद भी खोया करता था, अंधेरे के खौफ से डरकर मैं भी रोया करता था। जुगनू बन तूने ही मुझको जीना सिखलाया, और जीवन के काले कमरे में तब रोशनदान लगवाया। तेरी पहली शिक्षा से ही उजाले का हुआ ज्ञान, ममता में है जीवन तेरा, माँ तो कितनी महान। और इस कविता का सबसे खूबसूरत बंद, वैसे कविता बहुत लंबी है मगर ये एक बंद कह देता हूँ, और अंतिम 10 पंक्तियां मेरी दृष्टि में माँ क्या है वो बोलकर इस कविता को समाप्त कर देता हूँ। एक बच्चा बहुत देर तक घर से बाहर रहता है, अचानक घर पर आता, दरवाजे पर उसको उसकी माँ मिलती है। माँ पूछती, बेटा कहाँ था तू, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। और अंदर जाता है तो पिताजी मिलते हैं। पिताजी पूछते कि काम हो गया। और अंदर जाता है तो पत्नी मिलती है। पत्नी पूछती कुछ लाए कि नहीं लाए। यहां मैंने 3 पात्र बताए हैं। तीनों पात्र में निस्वार्थ पात्र केवल माँ है, जो अपने बच्चे से पूछ रही है कि बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बचपन में बीमार नहीं होता। जब बच्चा बचपन में बीमार होता है तो उसकी सच्ची, उसकी असली सेवा उसकी माँ करती है। कैसे करती है? कि 8 बरस का था तब मुझको तेज बुखार आया था,
8 बरस का था तब मुझको तेज बुखार आया था, और थर्मामीटर के पारे ने तब सबको बहुत डराया था। माथे की पट्टी तेरे आंसू से गीली होती थी, और तपन जानकर मेरी माँ तू सिसक सिसक कर रोती थी। बीमार था मैं पर निकली तेरी जान, ममतामय है जीवन तेरा, माँ तो कितने महान। ममतामय। और इस कविता की अंतिम 10 पंक्तियां, मेरी दृष्टि में माँ क्या है, एक कवि की दृष्टि में माँ क्या है। माँ जन्म है, माँ मृत्यु है, माँ जीवन का सार। माँ है तो हम हैं, माँ से बना ये संसार। अरे माँ को पूजो, माँ को समझो, माँ को जानो बारंबार। त्याग तप की अमिट शक्ति है, माँ की महिमा अपरंपार। माँ नमन है, माँ अमन है, माँ दमन है दुष्टों का। माँ दुआ है, माँ दवा है, माँ मरहम है कष्टों का। माँ शौर्य है, माँ पराक्रम, माँ दुग्ध है पुष्टों का। माँ दशा है, माँ दिशा है, माँ सन्मार्ग पद भ्रष्टों का। माँ ममता है, माँ समता है, माँ विधाता हम सबकी। माँ विधि है, माँ विधा है, माँ समिधा जब तब की। माँ कौशल्या, माँ यशोदा, माँ देव की सी होती है, और वसुधा का चीर कलेजा माँ सीता बन सोती है। माँ सुख है, माँ समृद्धि, माँ वैभव है दुनिया की, और घोंसले में ठिठुरता बच्चा माँ चोंच है चिड़िया की। माँ धरती है, माँ अंबर है, माँ जगजननी कहलाती है, और माँ शेरनी बनकर रक्षक शेर को दूर भगाती है। माँ गर्जना, माँ सर्जना, माँ उद्घोष है नारों की। माँ तलवार है, माँ भाला है, माँ है ढाल वारों की। माँ विश्वास है, माँ शांति है, और माँ माथे का चंदन है। जल थल नभ की सारी माताओं का वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही गदगद कर देने वाली कविता आपने बोली। और मेरे मन में भी वो भाव आ चुका है कि यार माँ वो होती है, मतलब उससे ज्यादा हमारी केयर कोई नहीं कर सकता। जैसा कि आपने सर अभी अपने पक्ष में बताया था कि पिता पूछता है कि कैसा है, फिर मतलब जो बीवी होती है वो पूछती है कितने लाए कि नहीं लाए, लेकिन एक माँ होती है जो बोलती है कुछ खाया कि नहीं खाया। तो वो किसी ने बहुत खूब 2 लाइन बोली है सर, कि वो एक माला कुछ यूं पिरो लेती है, और चोट मुझे लगती है मेरी माँ रो लेती है। वाह क्या बात है। ऐसा ही कुछ है सर, क्योंकि माँ के प्रति जितना कहा जाए कम है। और भारत माँ भी हमारी माँ है, हमारी जननी भी हमारी माँ है, मातृभूमि भी हमारी माँ है। ऐसी माँ को सलाम। और माँ पे तो सर जितना कहा जाए कम है। तो ये एक एपिसोड क्या है, मतलब जितने एपिसोड बनाया जाए माँ पर वो कम हो जाएंगे। तो सर कहीं ना कहीं मुद्दे पर आते हैं जो हम इस चर्चा में जो हम बात कर रहे थे, कवि बनने के लिए क्या। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक रौद्र रूप का कवि होता है, एक शांत रूप का कवि होता है, हास्य में भी कविता व्यक्त की जा सकती है, अभिव्यक्त की जा सकती है। सर एक छोटी सी हास्य की कविता और हो जाए सर। देखिए अभी एक ताजी मैंने एक छोटी सी हास्य की कविता लिखी, चूंकि वो हम हमारे जो पात्र होते हैं ना, हमारी कवियों की किसी पात्र से कोई बुराई या कोई भलाई नहीं होती, मगर कुछ पात्र से भी कुछ तलाशा जाता है। इन दिनों चूंकि टेलीविजन चैनल पर बाबा रामदेव खूब चल रहे थे, तो लोगों ने रामदेव जी पर भी कविताएं लिखी। मैंने भी एक छोटी सी बाबा रामदेव पर कविता लिखी। वो छोटी सी कविता है, मैं सोचता हूँ कि आपके अधरों की मुस्कान को मैं बटोर पाऊं उस कविता के माध्यम से, कि बाबा रामदेव के योग में गजब की पीड़ा है, और मेरा मित्र सौमित्र उनसे भयंकर चिढ़ा है। इस बात का खुलासा करते करते उसका चेहरा नम था, और बाबा के कारण दादाजी चले गए, इस बात का उसको गम था। हमने पूछा क्या हुआ भाई, कैसे हुआ यह सब, रुआ से भरे स्वर में वह बोल रहा था तब, रात को तो दादाजी अच्छे थे, खाना खाया साथ में, और किसी तरह का रोग नहीं था उनकी कायनात में। बात सुबह की है, नल आए तब हम पानी भर रहे थे, उधर दादाजी बाबा का चैनल देखकर योग कर रहे थे। रामदेव बाबा ने कहा सांस अंदर खींचो, उन्होंने खींची, और टीवी देखकर योग कर रहे थे इसलिए आंखें भी नहीं मीची। अरे आंखें फेर दी, प्राण पखेरु उड़ते ही उनके होठ बिछा गए। लाइट क्या गई मेरे दोस्त, दादाजी ऊपर खींचा गए। लाइट क्या गई मेरे दोस्त, दादाजी ऊपर बिल्कुल खींचा गए। सही है, तो बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी। और इसमें बाबा रामदेव का कसूर नहीं था, लाइट चले गई और लेकिन जो दादाजी से वो ये सोचना भूल गए और भगवान के घर चले गए। सर बहुत ही अच्छा आपने पिकअप किया और बहुत ही अच्छी कविता थी। सर एक बात मुझे बताया, जो हमारे श्रोता अभी देख रहे होंगे, तो हास्य में कविता करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होना चाहिए, अगर 2-3 चीज की बात की जाए तो। देखिए हास्य में कविता, सबसे पहली बात तो उसकी उस पंच लाइन, उस मुकाम को पहले
तय कर लेना चाहिए। जिस मुकाम पर स्वस्फूर्त हंसी, स्वस्फूर्त ताली, जो ऐसी गुदगुदी जो किसी उंगली से किसी के पेट पर न की जाती हो मगर उसके हृदय पर की जाती हो, वो किस जगह आएगी, उस मुकाम को पहले तय करके उस मुकाम तक पहुंचने के कुछ प्लॉट्स तैयार किए जाते हैं। कविता तैयार तभी होती है जब उसके बढ़िया प्लॉट्स तैयार किए जाते हैं और फिर वहां तक पहुंचाया जाता है। किसी भी हास्य की कविता का और दूसरा ऐसा नहीं है हर पंक्ति पर भी हंसाया जा सकता है। हर बात को अपने तेवर से कहते कहते कभी हंसा सकता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी हास्य की जो टुकड़ियाँ, पंक्तियाँ, कविताएं होती है, वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उस बात पर ज़्यादा मंथन किया जाता है। क्योंकि अच्छा, अपनी आम जिंदगी में ऐसे कई इशू और विषय आते हैं जिस पर स्वस्फूर्त हंसी आ जाती है। और अभी मैं समझता हूँ 2 दिन पहले अखबार में हमने ये पढ़ा था कि वो भगवान जगन्नाथपुरी में वो भगवान के यहाँ का डीमेट अकाउंट खुला। जी, डीमेट ना, अकाउंट। भगवान का भी डीमेट अकाउंट खुला। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लॉट है, एक बहुत अच्छा विषय है, इस पर हास्य की कविता तैयार की जा सकती है। तो ऐसे कुछ विषय जो उठते हैं जहाँ से मालूम पड़ता है कि जिनसे कहीं ना कहीं अपन समाज को कुछ दे भी सकते हैं संदेश भी, और लोगों को हंसा भी सकते हैं। ओके, तो मतलब मतलब जो मुद्दे अभी चल रहे हैं उन्हें अगर पकड़ लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और मेरे जहन में भी सर चाय लाइन आ गई, जो किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि स्कूल की कक्षा में अजब सा माहौल तैयार हो गया है, क्लास की टीचर को पप्पू से प्यार हो गया है, इसीलिए सारी क्लास का दिल उदास हो गया है, क्योंकि सारी क्लास फेल और पप्पू पास हो गया है। क्या बात है, क्या तो बात बिल्कुल पप्पू पास हो गया है। और ये थी कुछ बातें जो हमने सर से की कि क्या माइंडसेट होना चाहिए कवि बनने के लिए। और सर कहीं ना कहीं कविता के क्षेत्र से फिर हटकर वो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी जा सकता है। मतलब अगर कोई काव्य की बात करे या फिर लिखने की बात करे, कविता की बात करें, तो क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, ये लेखन क्षमता जो है वो व्यक्ति को बहुत सारे करियर के रास्ते खोलने के लिए, करियर के द्वार खोलने के लिए तैयार करती है। लेखन क्षमता, लेखन दक्षता जिसके पास होती है, वो फिर ऐसा नहीं कि किसी केवल काव्य यात्रा में ही बंद कर रह जाए। जी। वो बहुत सारे, वो गद्य में और पद्य में लेखन के साथ साथ वो बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी लेखन क्षमता के आधार पर उसके माध्यम से अपने विचारों को पहुंचा सकता है। समाचार पत्रों में कॉलम लिखकर, आर्टिकल लिखकर, और तमाम सारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ड्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है। कई ऐसे दफ्तर हैं जहां अच्छे कुशल लेखक की आवश्यकता होती है। पत्राचार के लिए भी अच्छी ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है। तो ऐसे कई जगह पर वो अपना करियर बना सकता है। कई सारे इसलिए क्षेत्र हाँ, हैं कई मतलब सारे इसमें क्षेत्र भी। हैं। इसलिए एक तो एक भाषिक ज्ञान होना, वैचारिक ज्ञान होना, मुद्दों का और सामान्य ज्ञान होना, इतनी सारी बातों पर तो किसी व्यक्ति को अपनी पैनी निगाह रखनी ही चाहिए। रखनी चाहिए। और प्रतिदिन समाचार पत्रों का वाचन करना, टेलीविज़न को देखना, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सामान्य ज्ञान होता है उसमें अभिवृद्धि नित्य के समाचारों से ही आती है। तो ऐसी चीज़ों को पर अपनी निगाह रखो और उनका मंथन करते जाओ, उनका आत्मावलोकन करते जाओ, उनका विश्लेषण करते जाओ, और उसके आधार पर अपनी विचारशीलता को आगे बढ़ाओ। और ज़रूरत पड़ने पर वो जो ज्ञान आपका बढ़ेगा, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं आपको जब ड्राफ्टिंग करना होगी तो उसकी मदद आपको मिलेगी, सहायता मिलेगी इसमें। तो आज सर ने हमें बताया कि क्या माइंडसेट होना चाहिए कवि बनने के लिए, किन किन विधाओं में वो लिख सकता है, क्या क्या बारीकियां होना चाहिए, भविष्य में क्या एक कवि के लिए हो सकता है, ये भी हमें सर ने बताया। और सर कहीं ना कहीं जाते जाते एक संदेश अगर आप युवाओं को देना चाहें, और वो जो युवा और वायु जो आप चित्रण करते हैं, वो उससे अगर मैं चाहूंगा कि आप इस शो को एंड करें सर। देखिए, मेरी बड़ी लोकप्रिय कविता है वो, मैंने जब तैयार की थी तब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो देश भर में इतनी चलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा है, युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक युवाओं का ही साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीड़ांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि सम्रांगन का रणबांकुरा भी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। और युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा
कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है और ऐसे युवाओं पर हमको नाज भी है। मेरी 4 पंक्तियां युवाओं को समर्पित कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गव्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। इसलिए हर काम जो असंभव है उसको युवा ही संभव बना सकता है। तो आपने युवा की मार्मिकता और युवा के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी सर, आपने युवा को किस किस क्षेत्र में पहुंचाया कि बिल्कुल हर क्षेत्र में युवा है। और हम अगर युवा सब लोग मिलकर अगर ठान ले तो बिल्कुल किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं कि हमारे देश की तरफ देख भी ले, या फिर ऐसी कोई फील्ड नहीं, कोई क्षेत्र नहीं जहां पर युवा नहीं जा सकता या फिर नहीं पहुंचा जा सकता। तो सर इन सब बातों से हमें वाकिफ करवाने के लिए और हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस सेगमेंट में इतना ही। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप दे सकते हैं। फीडबैक yuva@gmail.com पर हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। टिल देन दीजिए इजाजत अपने दोस्त संतोष को और देखते रहिए हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।